दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों ये हम लोग की एक खास सीरीज है जिसपे हम लोग किताबों पे बात करेंगे, किताबों के बारे में बात करेंगे। तो इस सीरीज में जो मेरा ये पहला एपिसोड है, तो मैं इस पहले एपिसोड में बात करने चल रहा हूँ डार्क हॉर्स नामक एक नॉवेल की, जिसके लेखक हैं नीलोत्पल मिलाल जी, जो कि इस समय हम लोग के साथ जुड़ चुके हैं। तो वैसे तो नीलोत्पल मिलाल जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ। इनकी एक नॉवेल है डार्क हॉर्स, जो कि पहली नॉवेल है। इसके बाद इन्होंने औघड़ नाम की एक नॉवेल लिखी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही लोगों के अंदर। साहित्य युवा पुरस्कार से सम्मानित हैं नीलोत्पल मिलाल जी। तो ये छोटा सा एक परिचय हमारी तरफ से था नीलोत्पल मिलाल जी को। अब सीधा इन्हीं से बात करते हैं और समझते हैं कि कैसे इन्होंने इस किताब को लिखा और इसके पीछे की प्रेरणा क्या थी किताब लिखने की। निरुत्पल मिलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंद वॉइस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद चतुर्वेदी जी। तो और निरुत्पल मिलाल जी, सबसे पहला जो मैं नॉवेल पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, और सबसे पहले मैं वही सवाल पूछना चाहूँगा कि जब मैं ये नॉवेल ख़त्म किया तो इसमें बहुत सारे किरदार थे, जैसे संतोष का किरदार हो और मनोहर का किरदार हो, राय साहब हों, गुरु हों। तो इन सब किरदारों में आपका कौन सा किरदार था? सबसे पहला मेरा प्रश्न ये है निरुत्पल मिलाल जी। नहीं नहीं, अगर मान लीजिए कि कोई लिखने वाला अगर एक ऐसी किताब लिखता है जिसमें वो दावा करता हो कि ये उसकी बायोग्राफी है या हम्म, ऑटोबायोग्राफी है, यानी हम्म, आत्मकथा लिखवाई गई है या लिखी गई है खुद से, हम्म, तो उसमें फिर वो ये बात ढूंढने लायक हो सकती है कि उसमें लेखक का कौन सा करेक्टर है। मुझे हम्म। लगता है एक लेखक अपनी जिंदगी में 300 कहानियां अगर लिखे तो वो कहाँ कहाँ अपने को उपस्थित बताने की नहीं, जिस तरह जिद से ये करे। नॉवेल लिखी गई है, कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि कुछ सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, तो मुझे लगा कि क्या पता एक किरदार आपका भी हो नहीं, सकता तो है आप इसमें। उसमें ऐसा देखिए कि एक ऑब्जर्वर जो है, जो एक एक दुनिया को देख रहा है, एक लेंस लेके वहां पे खड़ा होके, हुँ, लेखक वही है जो उस हुँ, दुनिया का हिस्सा है, और उस दुनिया के हर हर घटनाओं में वो अब उसका अपना अनुभव, उसकी अपनी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसकी, वो दिखती है वहां पे। तो मैं हुँ, इस लोभ से बचता हूँ कि मैं कहानी में खुद किरदार हूँ। मैं इस हुँ, बात पर ज्यादा जोर देता हूँ कि उसकी हर अच्छाई बुराई, उसकी पीड़ा, उसका सुख, उसका दुख, कहानी का की कमजोरी, कहानी की मजबूती, हुँ, वो सब एक लेखक की उपज होती है। तो आप वहां पे मुझे देख सकते हैं। हुँ। लेकिन मैं एक पात्र हीरोइज्म में या एक पात्र हाँ, मैं ये कहूँगा एक पात्र के साथ में खड़ा होकर बाकी पात्रों के साथ अन्याय हो जाएगा कि वहाँ लेखक क्या मौजूद नहीं है, क्या लेखक केवल ये सही सही बात कर रहे हैं। दूसरा जो मेरा प्रश्न है निरुत्पल मिश्रा जी, कि इसमें भाग्य की काफ़ी ज़्यादा बात की गई इस नॉवेल के अंदर, कि जैसे एक थोड़ा-सा इसमें नॉवेल में लिखा गया है कहीं पे कि जो गुरु होते हैं एक किरदार, उनके हाँ, उनके जो कुंडली होती है उसमें आईएएस बनने का योग होता है, और वहीं पे दूसरी तरफ संतोष होते हैं, उनके हाथ में आईएएस बनने का जो रेखा है वो नहीं होती है। लेकिन होता इसके विपरीत है, संतोष आईएएस बन जाते हैं, गुरु नहीं बन पाते हैं। तो भाग्य को लेकर ये कितना ज्यादा सहायक होता है एक आदमी के जीवन में, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज्योतिषी जानता हूँ, असल में। हम्म, जानता हूँ मतलब थोड़ा बहुत नहीं जानता हूँ, मतलब उस तरह नहीं है कि कॉलेज में लड़के लड़कियों का हाथ देखने पर या कुंडली देखने पर नहीं जानता हूँ। मैंने हम्म, ठीक ठाक ज्योतिषी पढ़ी है हम्म, और मेरा अनुभव जरूर रहा है, मतलब मेरा कुंडली देखने का अनुभव रहा है। तो हम्म, दिल्ली में भी मैं खूब कुंडली देखा करता था, हम्म, और यही देखते देखते मुझे भी लगता था कि यार मुझे भी लगता था कि मेरे भी भाग्य में गजकेसरी योग है, मालव्य योग है ना, शश योग हम्म, है, शनि उच्च का है, कर्क लगन की मेरी कुंडली है, चतुर्थ हम्म, भाव में बैठा है। हाँ, तो शुक्र साथ में है तो मालव्य योग है। कहा जाता है जिसके हम्म, कुंडली में मालव्य योग हो उसे किसी योग की आवश्यकता नहीं है ना। हम्म, तो वहां से पंच महाभूत शुक्र भी बना रहा है, शनि भी बना रहा है, तो मैं ये सब देखता था। हम्म, लेकिन मुझे अपने जीवन में लगा कि यार मेरा अपना अनुभव था कि मतलब मुझे नहीं लगा कि बिना कर्म किए ये जो भाग्य हम्म, है ये आपको सही में फलीभूत हो सकता है। हम्म, मतलब कि काफ्का ने एक जगह कहा है कि ईश्वर तुमको अखरोट देगा लेकिन तोड़ के नहीं देगा। सही तो बात। तोड़ना वो आपको बात नहीं वही, पड़ेगा। हाँ, तो वही बात है कि ईश्वर आपको कच्चा माल देता है लेकिन उसको आपको भाग्य कर्म की आंच पे पकाना पड़ता है। ठीक है हम्म, ना? ये बात वहां पर जोड़ने वाली है कि वो कर्म की आंच पर कौन पकाएगा। नहीं तो कितना भी अच्छा अन्न हो, वो हम्म, बासमती चावल ही हो, लेकिन अगर वो रखा रहेगा तो बोरे में तो घून लग जाएगा।
तो सही बात। भाग्य असल में उसी बासमती चावल की तरह है। ये हम्म। मुझे अपने जीवन से अनुभव में आया। हम्म। पर्टिकुलर के लिए मैं हर एग्जाम के पहले मैं भी पुखराज को फिर से अभिमंत्रित करके पहनता था कि यार तो वोल्टेज आ जाए थोड़ा सा, है ना। हम्म। फिर से मोदी को अभिमंत्रित करता था, फिर दूध से अभिषेक करके पहनता था। अच्छा, वो आप उन टेस्ट लोगों का को क्या कहना चाहेंगे जिसका, जो मुखर्जी नगर में रहते हैं, और इस बुक में भी जिक्र किया गया है कि जब वो मुखर्जी नगर या दिल्ली छोड़ के जाने लगते हैं तो वो अपने ऊपर जिम्मेवारी नहीं लेते कि मेरी कुछ खामियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो भाग्य के ऊपर डाल देते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन्हें आप? अच्छा है कि भाग्य भी एक तड़ित चालक का काम तो कम से कम कर देता है। वो आपको हम्म। बनाए ना बनाए, कम से कम खत्म होने से तो बचा देता है। हम्म। खुद पर संताप लेने से अच्छा है हम्म। किस्मत नाम का एक तड़ित चालक रख दीजिए, है हम्म। ना। और मेहनत कीजिए, और कुछ बुरा हो तो उस पर खिल जाइए, कुछ अच्छा हो तो सोचिए कि आपकी मेहनत से आपको मिला है। तो हम्म। वो तो हर आदमी बहाना ढूंढता है अपने जीवन में। अगर आप आदमी से वो बहाना छीन लीजिएगा तो हम्म। आदमी बहुत संताप में चला जा सकता है। सही तो बात। ये बात सच है कि कई बार लोग भाग्य को क्रेडिट भी तो देते हैं ना, कि मेरा हम्म। भाग्य था कि मैं ऐसा हो गया। ये भी बात है, भाग्य केवल कोसने के लिए भी नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाग्य कुछ है भी अगर, तो वो इतना बेर है कि वो कच्चा माल, हम्म। उसको पकाना खुद पड़ता है। ये बात अच्छा, मुझे मैं बहुत जैसे बात करूं अगर डार्क हॉर्स की, तो ये एक मास्टरपीस किताब है, मुझे बहुत पसंद आई। कि मैं जहां तक जितनी हिंदी की किताबें पढ़ा हूं अभी तक, तो उसमें से मैं बहुत ज़्यादा हिंदी की किताबें तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा हूं मुझे ये बहुत पसंद आई। तो ये किताब कब आपको ऐसा लगा कि मुझे ये किताब लिखना चाहिए? कोई एक लम्हा, वो पल जिसके बाद आपको लगा हो कि अब हमें ये डार्क हॉर्स नाम की किताब लिखनी चाहिए? 2014 में यूपीएससी के सिलेबस को लेके एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया था हम लोगों ने, हम्म। सीसेट के बदलाव के लिए। हम्म। उसका झलक इस किताब में आपको दिखेगी, जब गुरु एक जगह भरत नाम के लड़के से बहस करता है अंग्रेजी और हिंदी मीडियम हाँ के। हाँ हाँ, अंग्रेजी बिल्कुल। काफी काफी रोचक चर्चा है उसमें। वहां जो गुरु जिस जिस भाव से गुरु जो अपनी बात कह रहा है, वो हमारे आंदोलन का मुख्य स्वर था। हम्म। वही मुख्य स्वर था हमारे आंदोलन हम्म। कि ये जो हमें सांस्कृतिक तौर पर भाषा तो के आधार पर जो कहीं ना कहीं एक कयास लगाया जा सकता है, जो आपका इसमें किरदार है कहीं ना कहीं वो गुरु का है। नहीं, वो नहीं, एक्चुअली जो मैं एक स्वर देना चाह रहा था, मैं वही कह रहा था कि उसका जो तेवर है वो गुरु के माध्यम से मैंने कहा है, वहां पर कहा हम्म। है, ठीक है ना। तो वही था। तो उस आंदोलन के दौरान मुझे महसूस हुआ कि जिनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं 9 दिन अनशन पर रहा, मेरे साथी रहे, हम्म। भूखे रह रहा हूँ, लाठियां पुलिस की सब खा रहे हैं, मेरे साथी खा रहे हैं, हम्म। सब लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बड़ा आंदोलन है, बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के, बिना किसी विश्वविद्यालयी छात्र संगठन के, बिना किसी इस हम्म। इमोशन के कि ये बिहारी है, ये यूपी है, ये छत्तीसगढ़ है, ये राजस्थान है। हम्म। सब मिलकर निर्वात में एक संगठन खड़ा करके एक एक उद्देश्य के कारण लड़ रहे हैं। तो मुझे हम्म। लगा कि इन लड़कों की बेचैनी, इनकी दुनिया, इन लड़के लड़कियों की जो दुनिया है उसको मुकम्मल तरीके से रखना चाहिए। तो वहां से मुझे लगा कि ये लड़ाई लड़ते लड़ते ये मेरी लड़ाई का हिस्सा था, तो डार्क हॉर्स लिखना चाहिए। तभी तो ये वहां से किताब मैंने, आपने लिखना शुरू की वहां से? और तो दूसरी बात एक एक। और थी, मुझे लग गया कि मेरा यूपीएससी अब नहीं होगा। हम्म। लड़ते लड़ते मुझे लग गया था, हम्म। और ये मैंने ईमानदारी से स्वीकार कर लिया था कि मैं नौकरी के लिए अब नहीं, मैं हम्म। परीक्षा के अनुशासन को अब नहीं बांध पाऊंगा। तो हम्म। मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा, इतना इसी जो के पढ़ा साथ लिखा मेरा एक सवाल है उसको, निरुत्पल जी, कि आप उन लोगों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग अपनी बिना प्रतिभा को पहचाने, वो लोग अपनी प्रतिभा पहचान नहीं पाते और एक जुनून बस केवल यूपी और बिहार के लोगों की खास मैं बात करूं तो जुनून बस केवल वो दिल्ली चले जाते हैं, मुखर्जी नगर चले जाते हैं और आईएएस की प्रिपरेशन में बेजोड़ तरीके से जुड़ जाते हैं बिना अपनी प्रतिभा पहचाने, और उसका परिणाम अंत में कुछ ऐसा होता है कि उन लोगों को क्योंकि प्रतिभा कुछ उनकी और होती है तो कहीं और वो उनको जाना पड़ता है। नहीं, यूपी बिहार जैसे लोगों का आईएएस करना प्रतिभा का मसला नहीं, हम्म। प्रतिभा पहचानने और नहीं पहचानने का मसला नहीं, ये मसला है। मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे कोई लेखनी में बहुत अच्छा है, कोई बोलने में वही बहुत अच्छा है, जैसे किताबों में जिक्र किया गया है। वही मैं बता रहा हूँ कि वो प्रतिभा का मसला नहीं है। आपके घर में तेंदुलकर भी पैदा होगा ना, तो आपको हम्म। नौकरी ढूंढने के लिए आप उसको दिल। सही बात, सही बात। आपके यहाँ अगर लता मंगेशकर भी पैदा होगी तो अच्छा लड़का हम्म। ढूंढिएगा आप। लता हम्म। मंगेशकर के लिए आप फिल्म गायन का क्षेत्र नहीं ढूंढिएगा। तो हम्म। यूपी बिहार जैसे जगहों में जो लड़के जाते हैं, उन बेचारों की प्रतिभा को पहचानने का की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको बताया जाता है कि नौकरी कर लो नहीं तो बर्बाद हो जाओ, हम्म। और सरकारी नौकरी में यूपीएससी कर लोगे तो भगवान हो जाओगे। हम्म। तो जो भगवान हो जाने का प्रोसेस है उसी में लगा दिया जाए। ये तेंदुलकर और लता मंगेशकर, अमिताभ बच्चन बनाने का क्या मतलब है?
तो उनको ये हुँ, लगता है। ये तो बाद में पता चलता है जब आप ठोकर खाते हैं, हुँ, आप जब घर से पैसा बंद हो जाता है, तब आपको लगता है अब तो मुझे अपना संघर्ष करना है, तो मुझे हुँ, पहचानना होगा मैं क्या कर सकता हूँ। हुँ, तब आपको याद आता है यार नौकरी ही सब कुछ नहीं था। अब देखते हैं कि मुझ में क्या है, फिर थोड़ा हुँ, लेट हो जाता है फिर। सही बात है। अरे यार घर में ये कभी ही नहीं जाना जाएगा। आप अच्छा खेलते तो लोग कहेगा यार नौकरी कर लो फिर खेलना भी तुमको अच्छा खेलना भी आता है। हुँ। अच्छा गा ये रहे हैं मतलब नौकरी कर ये अक्सर कहा जाता है कि पहले कुछ थोड़ा-सा काम-धंधा शुरू कर लो, कमाने-धमाने लगो, फिर अपना जो मर्ज़ी है वैसे करना है। सुरक्षा का मसला नहीं है, ये असुरक्षा है हमारे यहाँ की, जहाँ पे हुँ, आर्थिक असुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सामाजिक सुरक्षा है कि आपके घर वाले कहेंगे अरे इतना बड़ा हो गया, अभी तक देख रहे हैं कि थिएटर में काम कर रहा है कि किसी दिन फ़िल्म में काम मिल जाएगा। तो हुँ, वो असुरक्षा जो है, वो संतरास आप कितना झेलेंगे? इसलिए बिना सही बात। प्रतिभा देखे कि हुँ, आप में क्या है, आपको बता दिया तो बेटा नौकरी के लिए दौड़ो, चल दौड़ो। नौकरी के लिए दौड़ो, सही बात है। तो आप थोड़ा-सा कुछ अपने संघर्ष के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने किताब को लिखा, फिर उसको प्रकाशित करने में कैसे संघर्ष रहे? मैंने कई कई जगह आपके इंटरव्यू वगैरह सुने हैं, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मुखर्जी नगर की कहानी थी तो मैं वहीं रहता हूँ, आज भी रहता हूँ। तो हुँ, लिखने की कहानी तो मेरे दिमाग में कई सालों से घूम रही थी, है ना? हुँ, तो क्योंकि मैं मंच पे परफ़ॉर्म करता था तो मैं इसको टुकड़ों में सुनाता भी था लोगों को हुँ, इन परफ़ॉर्मेंस के दौरान। हुँ, लेकिन वहाँ से किताब तो मैंने 9 दिनों में लिखी है मात्र 4 हुँ, एक और छपने में इसको साल भर का समय लगा, मुझको 22-23 लोगों ने रिजेक्ट किया, इसलिए भी किया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, तो किसी को भरोसा नहीं जमता था, कि क्या हुँ, होगा किताब में। और हिंदी में एक परिपाटी है कि किताबें पढ़ी नहीं जाती हैं, मुश्किल है। हुँ, अब 3-4 साल से ये माहौल बना है कि प्रकाशकों को डर लगने लगा कि यार कहीं इसी के बीच में से कोई डार्क हॉर्स तो नहीं निकल जाएगा, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सही बात पढ़ने है। लगे। हुँ, लेकिन हम लोगों से पहले नहीं पढ़ा जाता था, जब तक हुँ, कोई साहित्यकार आपकी पैरवी ना कर दे कि ये बच्चा हुँ, अच्छा है, ये हमारा झोला ढोता है और उसके दौरान मैंने सुना है कि इसमें प्रतिभा है, थोड़ा इसको हुँ, देख लें। तो ये तो हम लोग के साथ था नहीं, हम लोग बिना किसी पृष्ठभूमि के थे। हुँ, तो 22-24 लोगों ने मुझे नहीं छापा। जिन लोगों ने हुँ, छापा वो पैसे भी माँगते थे और पैसा देना भी बुरा नहीं है, सेल्फ हुँ, पब्लिशिंग अच्छा बात है। लेकिन मैंने नहीं देना समझा, मैं विद्यार्थी था, मुझे लगा अरे यार, थोड़ा-सा हुँ, तो कोई तो यकीन करे कि मेरी किताब चलने लायक है, कोई यकीन तो कर ले। मैं असल में अंदर से आत्मबल के लिए चाहता था बिना पैसे का छपना। आर्थिक हुँ, संकट को जैसे कोई बात नहीं थी। लेकिन नहीं हुआ, उसके बाद एक एक ऐसे लड़के से मेरी मुलाकात हुई जो पब्लिशर बनना चाहता था और मैं लेखक बनना चाहता था। तो हम लोग दोनों जब मिले तो जी, उसने मुझ पर दाँव लगाया और पैसा हुँ, लगाया और मेरी किताब छपी। उस पब्लिशिंग की वो पहली किताब थी। हुँ, उसके बाद फिर वेस्टलैंड और हिंदी गुम के साथ फिर हम ये किताब वापस आई क्योंकि वो पब्लिशिंग हाउस बंद हो गई। उसको जो चलाने वाले व्यक्ति थे वो हुँ, पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे बढ़ गए और साहित्य अकेडमी से जब अवार्ड मिल गया तो फिर लोगों की नज़र गई कि नहीं, बिल्कुल। शायद कोई लेखक है, देखा जाए इसको। लेकिन मैं विद्यार्थियों का आभारी हूँ। मुखर्जी नगर से हुँ, लेके इलाहाबाद, राजस्थान, जयपुर, जोधपुर से लेकर पटना और बनारस, भोपाल, इंदौर जैसे हर जगह के छात्रों का, जिन्होंने मुझे उस समय भी पढ़ा जब मुझे कोई नहीं जानता। हुँ, तब भी सिविल सर्विसेज के विद्यार्थियों ने मेरी किताब सबसे ज़्यादा पढ़ी और उस समय भी मेरी किताब 20,000 से ऊपर बिकी थी। जब हुँ, 300 कॉपी बिकना किसी बड़े राइटर के लिए बड़ी बात है। वहाँ सही बात। मेरा अच्छा इस यही कहानी संघर्ष में तो बहुत इस कहानी में कई सारे किरदार हैं, जैसे राय साहब हो गए, मनोहर हो गए, संतोष हुए, तो इन सब का कुछ सच से वास्ता है कि मतलब सब आप काल्पनिक लिखे हैं? या फिर अगर सच से वास्ता है तो सारी कहानी जो वो पूरा सब सत्य है, वो कुछ हुँ, भी फ़ॉल्स नहीं। हुँ, लेकिन आप जब लिखते हैं तो लिखने की विधा में कल्पना का पुट आता है। हुँ, वो बिल्कुल। कल्पना का पुट ऐसा है कि उसके बिना सब्ज़ी नहीं बन सकता है। यथार्थ केवल खेत से उठाई गई ताज़ी सब्जियाँ हैं। तो कभी उसमें आपकी कल्पना मुलाकात अ, अब मतलब इस समय पे जैसे संतोष हैं वो आईएएस बन गए थे, उसके बाद कभी आपकी मुलाकात हुई हो, ये किताब नहीं, छपने नहीं के मैं बाद? संतोष पर्टिकुलर कोई एक व्यक्ति नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि हुँ, ऐसी मैंने मैं वो समझ रहा हूँ, मैं समाज समझ का रहा सच लिखा हूँ। हुँ, है। ऐसे हज़ारों संतोष हैं। हुँ, क्योंकि मैं अगर एक संतोष की कहानी लिखूँगा तो ये बहुत मोटिवेशनल नहीं है। मैं सही इस बात, पर विश्वास नहीं करता हूँ कि आप एक हीरो की कहानी बताएँ। आप एक जमात की कहानी बताइए। आप उस बिल्कुल। समूह की कहानी बताइए और लोगों में विश्वास भरिए कि ऐसे हज़ारों लोग हैं, तुम भी हो सकते हो, क्यों डरते हुँ, हो? इसलिए मैं किसी एक की कहानी नहीं बताना चाहता था। ऐसे हुँ। हज़ारों संतोष वहाँ घूमते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं। ऐसे अच्छा जो हज़ारों आप ये बुक का नाम रखे हैं डार्क हॉर्स, इसके पीछे भी अंत में एक कहानी बताई गई है, थोड़ा-सा आप उसको विस्तृत रूप में समझाइए? हाँ, ब मुझे असल में किताब का नाम ऐसा रखना था। हुँ,
इसमें 3-4 बातें ज़रूर हों। एक तो ये हो कि इसको लिखा यूपीएससी एस्पिरेंट ने, ये बात तो दिखना चाहिए कवर पे। मतलब लगना चाहिए लोगों को यार कि ये किसी यूपीएससी एस्पिरेंट वाले ने लिखा है। यूपीएससी वाले ने लिखा है, ऐसा कुछ। हाँ। दूसरा ये था कि नाम ऐसा भी होना चाहिए जो असल में विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, विशेषण के तौर पर। जैसे मैं कहूँ कि हार के बाद, या पर्वत के उस पार, या तोड़ो मिट्टी निकले सोना, इस टाइप से मैं कहूंगा, तो वो विशेषण नहीं। मैं चाहता था कि इसको एक विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, एक मुहावरे के तौर पर कहीं इस्तेमाल किया जाए जो मोटिवेट करे, क्योंकि जब आप एक ऐसी कहानी लिख रहे हैं तो। और तीसरी बात कि मुझे लगा कि कुछ यूनिकनेस तो आना ही चाहिए। तो मुझे लग रहा था मेरा इसको नाम एक जुआ के तौर पे रखना है इसका, कि यहाँ अनसर्टन है, अनिश्चित है, पूरा पूरा कहानी, पूरी दुनिया यहाँ के अनिश्चित है। तो नाम मैंने जब रखा उसके बाद मैंने आखिरी चैप्टर लिखा है। तो लिखने के बाद वो तो ऐसे भी पढ़ने के बाद भी लग जाता है भाई कि जब आप डार्क हॉर्स की डेफिनेशन बता रहे हो तो यानी कि आपने पहले नाम रखा होगा, तभी जाके आपने अंतिम। बिल्कुल। आखिरी के 2-3 चैप्टर मैंने नाम रखने के बाद तो मुझे जुआ पर लिखना था, दाव पर, एक अंधे दाव पर कुछ करना। तो उसके लिए नाम आ रहा था छुपा रुस्तम, ठीक है। तो छुपा रुस्तम तक मैं पहुंचा तो मुझे लगा कि इसमें रुस्तम जब मैंने कह दिया तो फिर छुपा क्या रहा। ये तो कवर पे ही मामला फाइनल हो जाएगा, ये तो समझ आ जाएंगे लोग कि आगे क्या है। दूसरा तो मैंने ऐसी सोचना शुरू किया तो मुझे उन फिल्मों की याद आई जिसमें रंजीत वो जो है कि हाँ, रंजीत नहीं, वो जो मोना डार्लिंग कौन है, वो जो एक विलेन, मैं नाम भूल रहा हूँ, अजीत। वो जब घुड़सवारी का खेल होता था तो उसमें वो सिगरेट पी के दाव लगाता था, घोड़े पर दाव लगा। वहां पर मैंने किसी फिल्म में डार्क हॉर्स सुना था ये सब, तो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। तो वो मेरे जहन में जब आया डार्क हॉर्स, तो मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया तो बहुत लिटरेचर में डार्क हॉर्स के बारे में बहुत कुछ लिखा गया। तो वहां से पता चला कि भाई ये एक ऐसा मुहावरा है जहां पर एक ऐसे व्यक्ति पर जिस पर किसी को यकीन ना हो, पर कोई दाव लगा दे। एक्चुअली वो उस रेस का घोड़ा था, वो घुड़सवारी के खेल में डार्क हॉर्स टर्म यूज किया जाता है। बिल्कुल। मैं ये इसी बुक की कुछ लाइनें पढ़ने चल रहा हूँ, आप इसको थोड़ा सुनिए, फिर इसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा कि क्लास खत्म होते ही वह रोज की तरह पहले मनोहिनी के ऑफिस गया। वहाँ काफी भीड़ देखी तो बाहर निकल आया। कुछ देर चला ही था, पीछे से आवाज आई, क्या स्मार्टी, नाम क्या है तुम्हारा? पलटा तो देखा वही लड़की थी। जी संतोष, संतोष नाम है मेरा। वाह भाई, तुम्हारे घर वालों को एक बार में संतोष नहीं हुआ तो 2 बार संतोष संतोष नाम रख दिए, कहकर खिलखिला पड़ी लड़की। तो ये जो लाइन लिखे तो मतलब मुखर्जी नगर में ऐसा होता है। हाँ, मैं खास करके ग्रामीण भारत के लड़कों से जरूर कहना चाहूंगा, लड़कियों से, कि भाई मुखर्जी नगर जो है वो गणतांत्रिक प्रेम का स्थान भी है, लोकतांत्रिक प्रेम का भी स्थान है, दोनों है। मतलब लव रिपब्लिकन आप इसको कह सकते हैं, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक दोनों। तो मैं गणतांत्रिक को इस लाइन में नहीं क्लियर करना चाहूंगा, ये मैं लक्षणा में कह रहा हूँ, इसका अर्थ समझना चाहिए। लोकतंत्र और गणतंत्र का जो अंतर है वो है वहाँ पे, ऐसा नहीं है। और बहुत कई बार कुछ बुरी भी चीजें होती है, लेकिन एक अच्छी चीज है कि एक आपके साथ कौन सा प्रेम हुआ था, गणतांत्रिक की लोकतांत्रिक? मैं उसको बहुत व्यक्तिगत तौर पर अभी देखने के पक्ष में नहीं हूँ। मैं ये अगर मैं उस दुनिया को देखूं तो मैं जरूर कहना चाहूंगा लोगों के लिए कि इतना स्पेस तो है कि आप जो ग्रामीण भारत जिस तरह की जकड़न से निकलता है, तो उसको वहाँ के लड़कों लड़कियों ने अपने से रचा है, उसको खुद से बुना है। हो सकता है कि वहाँ के लोकल लोगों के लिए वो दुनिया दूसरी हो, लेकिन हम लोग जो वहाँ जाते हैं हमारे दूसरा है, तो वो एक स्पेस तो है, जो स्पेस कई बार जेएनयू जैसे कैंपस में भी मिल जाता है, कई बार हो सकता है इलाहाबाद जैसे कैंपस में भी मिल जाए, या बीएचयू में भी हो सकता है। जैसे दिल्ली एक जगह है, संभवतः ऐसी स्पेस की कमी अब दिल्ली में होना शुरू हो गई है। कुछ जगह ऐसी हैं दिल्ली में जहाँ पे ऐसे स्पेस हैं, लेकिन स्पेस की अब कमी होना शुरू हो गई है दिल्ली में, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है। जैसे जेएनयू कैंपस की बात करें, जैसे आप मुखर्जी नगर की बात कर रहे हैं, इन जगहों को अगर हटा दिया जाए तो अब स्पेस की कमी होना शुरू हो गया। आपको ऐसा लगता है क्या? आप स्पेस किस सेंस में कह रहे हैं, भूगोल के सेंस में या समाजशास्त्र के सेंस?
नहीं, समाज शास्त्र भूगोल के सेंस में मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो भी जिस प्रेम के सेंस में भी आप कह रहे थे, गणतंत्र और लोकतांत्रिक प्रेम, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। उसके नहीं लिए नहीं, थोड़ा सा स्पेस कम होना शुरू हो गया है स्पेस शहरों का में। देखिए, नहीं नहीं, मतलब जिस शहरों तरह से में होता है कि कहीं दो लोग अपने प्राइवेट स्पेस में बैठे हुए हैं, कोई आ रहा है, कोई उनको देख रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, उठ के कहीं पे और चले जाते हैं, फिर इस तरह इस सेंस में मैं कह रहा हूँ। नहीं, वो तो स्थान, वो तो अलग मसला है कि अब आपको प्रेम करने के लिए भी पार्क थोड़ी बना दिया जाएगा, या ये कहा जाएगा यहाँ आप प्रेम करें और यहाँ 30 रुपए का टिकट लगता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, पूरी दुनिया में नहीं होता है, पूरी हाँ, वो तो संसार ठीक है, लेकिन मैं जिस स्पेस की बात कर रहा हूँ, जैसे जो माहौल स्पेस जेएनयू में मिल जाता है, वो स्पेस नहीं मुखर्जी नहीं, नगर में मिल जाता है। तो वो इसमें मिल जाता है और बीच में, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वातावरण। वही लोकतांत्रिक बात होने है। का अर्थ है लोकतंत्र का वातावरण, मानसिकता की बात मैं कर रहा हूँ हम्म कि आप प्रेम को प्रेम की तरह लें। अब वहां पर ये नहीं है कि लड़की बगल में बैठी है तो आपके लिए मतलब इतना रोमांचक घटना हो जाए कि आप हम्म 17 दिन पढ़ ना पाए, ये नहीं है। सहज सही होना बात। करने का वो एक स्थान है, क्योंकि हम लोग बहुत रूढ़ियों में बंधे होते हैं, बहुत तरह की मान्यताओं के साथ वहां, सही बात। धीरे धीरे जो गैर जरूरी मान्यताएं वो टूटती, उसको हम्म खुद वहां के लड़कों लड़के ने रचा है। मैं उस मानसिकता पर बात कर रहा था, उसी को मैं लोकतांत्रिक जनतांत्रिक, हम्म तो वो स्पेस बना है, ज्यादा बढ़ा है और अपने से बढ़ा है, किसी ने दिया नहीं है खैरात में इन पीढ़ी को, इस पीढ़ी ने अपने लिए वो बनाया। जी। कोई ऐसा किस्सा जो इस किताब में ना हो, किताब से इत्र अपने विद्यार्थी जीवन का आप साझा करना चाहें? नहीं, वहां के जीवन को पर मैं अभी भी 2-3 किताब लिख सकता हूँ, हम्म लेकिन नहीं लिखूंगा क्योंकि वो फिर डेविड धवन की फिल्म हो जाएगी, हीरो नंबर 1, बीवी नंबर 1, कूली नंबर 1, है ना? नहीं, तो आपकी इस किताब पे मैंने सुना है कि फिल्म भी आने वाली है, तो क्या हर्ज है, आप एक दो किताब और लिख दीजिए, सीरीज के तौर पे बन सकती है। नहीं, वो वही मैं कह रहा था कि वो एक माहौल होता है, एक रुचि होती है, शायद कभी जरूरत ऐसे समझ में आएगी, नहीं तो मैंने दूसरी किताब बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि पर लिखी, इतना उसको बदल के लिखा कि हम्म उसकी झलक भी नहीं आई। सब बिल्कुल। सब कथानक के लिहाज से भी, उसके पूरे ट्रीटमेंट के लिहाज से, आपके हम्म भाषा के भी लिहाज से मैंने उसको एकदम अलग रखा था। तो ये है तो अ, विद्यार्थी जीवन में तो कई घटनाएं रहती हैं, होती रहती हैं, लेकिन वहाँ की सबसे, मेरी जिंदगी की सबसे रोचक घटना ये कि मैं वहाँ लेखक बना, जिसका हम्म वर्णन इस किताब में नहीं है। हम्म तो वहाँ यूपीएससी करने वाला एक लड़का, जो वहाँ रहते हुए जिसके बारे में परीक्षा में पूछा गया हो, जिसकी किताब के बारे में, ये घटना मेरे जीवन की सबसे अद्भुत घटना है जी कि मैं एग्जाम में वहाँ पे रहते हुए अपीयर हो रहा हूँ, मुखर्जी नगर का लड़का हूँ और मेरी किताब से प्रश्न आ रहा हो पेपर में, तो वो देखना, बिल्कुल। किताब देखना प्रश्न पत्र में, वो मेरे जीवन की ऐसी घटना है जो मुझे हमेशा प्रेरित करेगी और रोमांचित करेगी। अच्छा, ये थोड़ा-सा बताइए, समझाइए कि किस-किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जो मिडिल क्लास के लोग यूपी और बिहार से चल के मुखर्जी नगर आते हैं, दिल्ली और करोल बाग में रहते हैं और आईएएस की तैयारी करते हैं, तो किन-किन तरह की उनको घटनाओं की, समस्याओं की सामना करना पड़ता है? दो तरह का समस्या है, एक समस्या तो आर्थिक समस्या है, हुँ, उससे आप कैसे आ पाएंगे, वो तो आपकी पृष्ठभूमि पर है, वो आपकी उसको हम सोच के चिंतन करके नहीं कर सकते हैं। हुँ, और उसका दो तरफा है कि जो सामने का शहर है वो क्रूर है, वो हुँ, आपके लिए चिंतित नहीं रहता है, उसको आपसे पैसा खींचना है। तो हुँ, उसमें कोचिंग हो सकता है, मकान भाड़ा हो सकता है और खाने पीने का खर्च आजकल बढ़ा हुआ है, वो तो एक संघर्ष है और मुझे हुँ, लगता है उस संघर्ष को तो कर ही लेते हैं लोग। मैं चाहे बिल्कुल। कितना भी उसमें दास्तान सुना दूं, लोगों को करना होता है, कर रहे हैं। दूसरा संघर्ष है आपके मानसिक उलझन की, हुँ, वहां पे आपको सावधानी, आपको नियंत्रण रखना होता है क्योंकि वो आपके नियंत्रण में है। तो तो इस तरह की चीज़ों में जब घर से बाहर निकलते हैं, अपने गोल के प्रति थोड़ा फ़ोकस रखना, वहाँ अपना उल बाकी आर्थिक संघर्ष तो रहता है और उसको करना ही होता है। लेकिन जो दूसरा मोर्चा है, वहाँ पे बहुत छूट और बहुत लग्ज़री नहीं पाइए आप। हुँ, अपने लक्ष्य को साधिए, पे फ़ोकस रहिए और तब साध पाएँगे। हुँ, तो वो संघर्ष है। बाकी बहुत कुछ दर्दनाक कुछ नहीं है। वहाँ हुँ, से कितनी दुनिया बदल जाती है, आप बताइए, कितने लोग सफल हो गए। तो हम बिल्कुल, उसको बहुत बहुत त्रास के तौर पे नहीं देख सकते हैं। हम ये देख हुँ, सकते हैं कि हमारा आप पर नियंत्रण कितना है। बिल्कुल। हम कितना फ़ोकस हैं, हम कितना समर्पित हैं अपने लक्ष्य के प्रति। कुछ थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँ कि आपका जो एक लेखन का जीवन रहा, आईएएस के पहले तैयारी कर रहे थे, फिर उसके बाद आप लेखक बन गए, तो ये पूरी जो एक प्रक्रिया रही, ये किस तरह से रही? अब मैं खराब विद्यार्थी रहा, प्रथम श्रेणी से
स्नातक करने के बाद किया। दिल्ली भाई आईएएस बनना है तो आईएएस तो आईएएस की तैयारी करने में जैसे खप जाते हैं लड़के कई बार, तो खपे हुए लोग थे। वो तो एक बड़ा आंदोलन हुआ और वहां से पता चला कि यार अगर हम मेहनत भी कर रहे हैं, नहीं कुछ कुछ पढ़ भी रहे हैं, तो व्यवस्था ऐसी है जो हम लोग को दिक्कत कर रही है आने में। अगर मैं नहीं आ रहा है तो मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली जो सच में पढ़ रहे हैं, मेहनती लोग हैं, वो भी बाहर हो रहे हैं। तो वहां से चेतना आई कि सोचना चाहिए व्यवस्था पर, सोचना चाहिए अपने आसपास के समाज पर, सोचना चाहिए आसपास की घटनाओं पर, राजनीति पर। तो उस आंदोलन के बाद एक साधारण सा विद्यार्थी जो थोड़ा बोल सकता था, थोड़ा लिख सकता था, उसने एक आंदोलन से सीखा कि हमें अपने आसपास की दुनिया के प्रति सचेत रहना चाहिए, उस पर बोलना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए। उसी प्रक्रिया में लेखक बनने की राह मैंने पकड़ी। तो मैं एक साधारण औसत विद्यार्थी हूँ जो हिंदी का लेखक है और जिसने ये सपना देखा था कि लेखन को हिंदी में करियर बनाया जा सकता है। भारत में कितना भी कोई बोल ले, लेखन अभी भी प्राथमिकता का काम नहीं है। अच्छा, एक सवाल ये उठता है कि आप बताइए थोड़ा सा कि जो एक आज का युवा वर्ग है, क्योंकि अब कुछ एक ऐसा दौर चालू हो गया जहाँ पे युवा वर्ग अब थोड़ा लेखनी में काफ़ी निकल के सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोग लिखने की कोशिश करते हैं, कविताएं लिखते हैं और किताब भी लिखने की कोशिश करते हैं। तो किन किन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना चाहिए इस लेखन क्षेत्र में आने के बाद? क्योंकि बहुत सारे लोग सफल होते हैं, बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। जो सफल हो गए वो तो ठीक है, लेकिन जो असफल हुए उनका फिर क्या होगा? क्या वो नहीं, कोई ये तो है कि मैं पहली बात तो है कि शायद 100 में 99 लोग तो ऐसे हैं जो ये खतरा तो नहीं उठाएंगे, कतई नहीं उठाएंगे कि वो लेखन केवल कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर सही रहे। बात। वो ये बहाना कर सकते हैं कि मैं केवल लेखन कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। वो इसलिए कह सकते हैं उनको कुछ और मिला नहीं, जब तक मिला नहीं तब तक ठीक है। मिल जाएगा तो फिर वो समझ में कभी नहीं आएगा, वो लेखक नहीं सही बात। हाँ, मैंने इसलिए ये बात कही कि मैं 20-30 हजार की पत्रकारिता वाली जो आजकल की पत्रकारिता है, जिसमें पत्रकारिता नहीं करना, वो वाली नौकरी कर सकता था। अगर पत्रकारिता करनी होती तब तो नहीं, लेकिन जिसमें नहीं करना है वो वाली बहुत नौकरी है, आप देखेंगे। किसी यूट्यूब चैनल पे भी रिपोर्टिंग वगैरह कर ले सकता था, वो करता। तो मैंने उसको छोड़ा कि मैं 20-30 हजार की नौकरी के बजाय या किसी कॉल सेंटर में नौकरी की बजाय या किसी बिग बाजार में लोगों को शर्ट दिखाने की, सर एक्सेल साइज आपको आ जाएगा, ये दिखाने की बजाय मैंने सोचा कि लेखन को पकड़ा, है ना? क्योंकि जो मेरी रुचि भी है, जो मेरा सरोकार भी है, वही मेरी आजीविका भी हो जाए, तो उसमें और जोर आए, उसमें और ईमानदारी आए। कि आदमी अपने आप से अपनी भूख को नहीं छल सकता है, वो आपको छल सकता है, दूसरों की भूख को धोखा दे सकता है, अपनी भूख के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता है। तो वो अपने भूख के लिए वो ईमानदार होगा। तो यहाँ पर वैसे लोग को मैं कहना चाहूंगा, पहले तो ये असुरक्षा वाला क्षेत्र है, अभी इसमें वक्त लगेगा, इसको एक व्यवसाय के तौर पे खड़ा हो हिंदी में। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो कैसा लिखते हैं ये तो मामला आपके अपने शैली का है, इस पर मैं बहस नहीं और बात नहीं करना चाहूंगा। ये तो अलग मुद्दा है, जब आप लिखने लगते हैं तब उस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अगर आप छपो लिखो तो आप मार्केटिंग पे ध्यान दें, आप किताब के प्रचार प्रसार पे ध्यान, आप कुछ भी लिखा है आपने, उसको पाठक तक पहुंचाने का जो मैकेनिज्म है, जो जो उसका जो एक जो एक यूं कहिए कि आप एक बनावट होती है प्रचार प्रसार की, एक तरीका होता है, उसको आपको विकसित करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा ये समझाइए कि जो अब नए युवा लोग लेखन में आ रहे हैं और जो पुराने लोग पहले हिंदी लेखन में थे, तो इनके दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास रहता है कि जो नई नई ये पुस्तकें लिखी जा रही हैं इसको थोड़ा अलग ढंग से अलग हिंदी की टाइप में लिखा जाता है, कुछ इंग्लिश के शब्द भी इंक्लूड कर दिया जाता है, तो जो थोड़ा पुराने लेखनकार हैं उनको नागवार गुजरता है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये सब झूठा नौटंकी वाले लोग हैं, या तो ये लोग पढ़ता लिखता नहीं है, लोग अपना लिख के बकैती करता है, ये सब फालतू बात। अंग्रेजी के शब्द तो मुक्तिबोध प्रेमचंद लिखते थे, तो मतलब है उन्होंने पढ़ा नहीं। अच्छा, अगर पढ़ लिया तो छुपाते हैं, नई पीढ़ी को गुमराह करते हैं। ये अंग्रेजी का शब्द लिखना, ये इनको क्या है, एकादशी के प्रसाद में लहसुन प्याज गिरा देना है? ये किसने कह दिया? ये अभी दुनिया के किसी भाषा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता है। और जितने भी बड़े राइटर हैं हिंदी के, निर्मल वर्मा लिखते हैं, आप उनके आप वो भी तो लैंप पोस्ट लिखते हैं,
जो बल्ब जल रहा है पेरिस के सड़कों पर, उसका हिंदी निकाल लें, क्योंकि तो भारत के लेखक है, हिंदी के लेखक है। बात है तो वो अंग्रेजी के शब्द तो मुक्तिबोध ने कविता में पूरे पूरे अंग्रेजी के वाक्य इस्तेमाल किए, प्रेमचंद ने किए हैं। ये सब तो पहले फालतू बात। दूसरी बात है कि ये लोग क्या लिख रहे हैं, लोकप्रिय लेख। भैया कोई भी पीढ़ी का किताब इसलिए थोड़ी खारिज हो जाएगा कि ये नई है। जो प्रेमचंद भी कभी नए होंगे, कभी तो रेणु भी नए होंगे, तो किसी समय में नए होंगे कि ये डायरेक्ट ये 56 वर्ष के ही हुए 58 में बिल्कुल किताब लिखी यार, कभी तो लिखा होगा, इन्होंने भी पहली कहानी लिखी। इतना इतना इस भाव में रहना कि जो लिखा जा रहा है नई पीढ़ी नहीं लिखे तो खराब। आप किताब का मूल्यांकन करिए पढ़ के। मैं दावा करता हूँ कि हम लोग जो लिख रहे हैं उसमें जितने भी मूल्यांकन आ रहे हैं उसमें से 2/3 बिना पढ़े गए, सिर्फ ये देख के, रेपर देख के, अभी मेरा ड्रेस जलन बस हो सकता है क्या एक कारण? जलन बस, जलन बस एक कारण हो सकता है क्या? हिंदी में जलन जो है ये बहुत हमको बहुत अस्थाई नहीं लगता। हिंदी में किस बात की जलन? 200 किताब बिकता है सारे स्टार लेखकों का, क्या जलन कर लेगा 200 किताब बिकेगी, 4000 रॉयल्टी होगा। अगर 200 रुपया दाम होगा तो 4000 में जलन कीजिएगा कि पाउडर लगाइएगा, क्या कर लीजिएगा? ये लोग जलन क्यों करें? इनका अपना एक गोष्ठी था, 200 लोगों की दुनिया थी, उसी में चाय पीना है, रोटी काटना है, उसी में ज्ञानपीठ पुरस्कार ले लेना है, किसी को कह देना साहित्य अकेडमी दे दीजिए, ये सब था। क्योंकि वो कोई ना कोई उसमें आईएएस था, कोई उसमें वकील था, कोई उसमें कुछ था, परिवर्तन आ रहा है तो उस बात का थोड़ा सा इन लोग को दिक्कत हो रही है, उस परिवर्तन से दिक्कत है इन्हें। हाँ, अब क्या है कि अब पता इनको चल रहा है कि यार जिसको साहित्य अकेडमी से मतलब नहीं, जिसको ज्ञानपीठ से मतलब नहीं है, वो लड़का क्या कर रहा है, 1 लाख किताबें से ले रहा है। ये फिर बुलाते हैं अपने किसी मित्र के जवान को और बोलते हैं कि ए मंटू, ये देखो तो जोड़ के इसका 200 रुपया के हिसाब से कितना रॉयल्टी होता है। तो मंटुआ जोड़ के सुना देता है, चचा 20 लाख रुपया हो गया। तो लगता है साला भारत का कालजयी राइटर हम, प्रेमचंद ने हमको वक्त पे लिखी थी और हिंदी लिख के 20 लाख का रॉयल्टी कोई ले लेता है। ये बात इतना आश्चर्यजनक है इनके लिए, इनको लगता है खारिज करो, ये कोई कुछ गैंगस्टर का मामला है, ये कोई स्मगलिंग का मामला है, ये कहानी नहीं है, ये उपन्यास नहीं है, ये चरस है, ये हेरोइन है, ये कोकीन हेरोइन है, ये डर नशा छा दे रही है सबके अंदर, नशा ला दे रही है। आप देखिए जैसे आप इंटरव्यू मेरे साथ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत रुचि थी कि मैं किसी नए लड़के के साथ करूं, आप यही इंटरव्यू बुजुर्ग के साथ कीजिए, वो आपको समझा देंगे कि बेटा ऐसा है कि हम लोग तो पहले सीधे मुंह बात नहीं करते, कैमरा टेढ़ा कर लो और तुम कितना पढ़े हो, तुम कितना पढ़े हो। आप सोचिए यार इंटरव्यू तो हम लेने आए थे, बाबा तो हमारा इंटरव्यू कर दिए हिंदी में। तुमने ये बात बीच में कही कि मैंने हिंदी बहुत कम पढ़ा है, एक तो तुम भारत में जन्म तुम्हारा हुआ है, उत्तर प्रदेश या बिहार से हो, चतुर्वेदी हो, तुम्हें तो चारों वेद पहले पढ़ने चाहिए थे। अब ये आप उसका आप कपार पकड़ लीजिएगा और कपार पकड़ के कैमरवा पर माथा पटकिएगा, हे भगवान किस मुहूर्त में इससे हम संपर्क कर लीजिए। ये सब चीजें जी ठीक है। तो ये एक पूर्वाग्रह है, किसी भी राइटर को जांचना हो कि किताब उठाइए ना, किस पीढ़ी का है, कितने उसका क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, ये जानने से क्या होगा, तो किताब उठाइए, किताब उठा के उसका जांच कर लीजिए क्या लिखता है और दूसरों से तुलना कीजिए, पता कीजिए कि क्या हम लोग की भाषा प्रेमचंद से अलग है, पता कीजिए कैसे अलग है, कोई बताए सबको। अच्छा निलोत्पल जी, जाते जाते एक थोड़ा सा कोई लोकगीत आप सुना दीजिए जो आपका फेवरेट हो हमारे दर्शकों के लिए। एक क्या सुना दूं? बढ़ो लड़कियों वाला अगर आप सुना दें तो बहुत अच्छा है। चलिए उन सभी लड़कियों के लिए लड़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, सातवां आसमां चढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों। और इसका एक बंद सुना देता हूँ कि बनवांगन की तुलसी रहना, नए समय में बरगद बनना, स्वेटर नहीं अब सपने बुनना, पड़े जरूरत सरहद चलना, है जोर जुलुम पे कड़क कड़क,
जोर जुलम पे कड़क कड़क बिजली बंद गिरो लड़की, लड़ो लड़कियों पढ़ो लड़की, पढ़ो लड़कियों पढ़ो लड़की। जी धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इसी के साथ मैं अपना ये इंटरव्यू समाप्त कर रहा हूँ आपके साथ। और आपकी बुक में ये डार्क हॉर्स पढ़ी और मुझे बहुत अच्छी लगी। और बहुत इसके साथ जो आपकी दूसरी बुक है औघड़, मैं उसको भी अब एक दो दिन में ले आऊँगा, उसको भी पढ़ के एक बार फिर आपसे जरूर मुलाकात करूँगा मैं। तो दोस्तों ये खास बातचीत नीलोत्पल मृणाल जी के साथ थी। तो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ डार्क हॉर्स नाम की नीलोत्पल मृणाल जी की किताब है, इसको भी आप लोग पढ़िए, आप लोग को बहुत पसंद आएगी, ये मेरा दावा है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलोत्पल मृणाल जी।